राकेश बंसल साहब हमारे साथ जुड़े, जानने की कोशिश करें कि मार्केट पे कौन से स्टॉक्स पे अप्रोच किया जा सकता है। राकेश जी, कल इंटरेस्टिंग पैटर्न था। कल कैपिटल गुड शेयर्स जो थे, कुछ चुनिंदा मिड कैप्स जैसे कि कमिंस, एआईए इंजीनियरिंग, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर ट्रेडर्स बहुत एक्टिव थे। कमिंस और एआईए इंजीनियरिंग पर राय दें, क्या ये स्टॉक्स अभी और चल सकते हैं? देखिए रजत, कमिंस में तो कल के सत्र में ही एक शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। नीचे में 820 एक सपोर्ट है और ऊपर में अगर ये स्टॉक 853 854 के लेवल्स के ऊपर निकलता है तब ऊपर में रैली एक्सटेंड हो सकती है टूवर्ड्स 889 890। एआई इंजीनियरिंग की बात करें तो इधर टेक्निकल स्ट्रक्चर इधर भी पॉजिटिव है। नीचे में 995 के अराउंड एक अच्छा बेस है और ऊपर में स्टॉक अगर ये 1025 के लेवल को तोड़ता है तब 1050 तक की रैली इसके अंदर देखने को मिल सकती है। इसी स्पेस से जो स्टॉक मुझे सबसे अच्छा लग रहा है वो है एबीबी, जहां मुझे लगता है कि अगर कोई 3 से 4 महीने का नजरिया बना के पोजीशन लेता है तो 1500 के लेवल्स मुमकिन है एबीबी के अंदर। ओके, एबीबी अगर आप देखें, आज सुबह हमने आपको सुपर 50 जो स्टॉक्स होते हैं ना उसमें दिया भी था काउंटर। बहुत शानदार स्ट्रक्चर आप देखें और एक बड़े क्रिटिकल जंक्चर में बैठा है स्टॉक। आज सुबह जो आपको गाइडेंस दी थी उस पर अप्रोच करके देखिएगा एक बार। और राकेश का लगभग 1050 का लक्ष्य यहाँ पर है। लेकिन आप थोड़ा विषय को चेंज करते हैं और बात करते हैं विप्रो के नतीजे की। आईटी के नतीजे भी आप देखें बहुत अच्छे नहीं रहे इस दौर में। विप्रो ने क्या किया समझते हैं और मार्केट्स का रिएक्शन कैसा होगा। संदीप न्यूज़ रूम से। संदीप, मॉर्निंग, बताइए। शुक्रिया वीरेंद्र। नंबर्स बेहद डिसअपॉइंटिंग है, चाहे आप रिजल्ट्स की बात कीजिए चाहे गाइडेंस की बात कीजिए। और यही कारण है कि आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट्स में जो इंडिया लिस्टेड है वो 6-6.5% के आसपास की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। हमारा ऐसा अनुमान था कि इस बार क्वार्टर बेसिस पे जो आय है रुपी रेवेन्यूज पे करीब 0.8% के आसपास की बढ़त आएगी। 0.3% के आसपास का डिक्लाइन देखने को मिला है। कुछ क्लाइंट्स की उन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग करी जिसका इंपैक्ट इस बार नंबर्स के ऊपर देखने को मिला है। डॉलर रेवेन्यू जरूर पॉजिटिवली सरप्राइज किया, उसने 2.2% बढ़त का अनुमान था, 2.6% के आसपास की ग्रोथ इन्होंने डिलीवर करी है, जो कि इनकी 1 से 3% की जो गाइडेंस थी उसके टॉप एंड पे ही देखने को मिला है। लेकिन बाकी सभी नंबर्स में देखिए, एबिट में हमारा ऐसा अनुमान था कि 5.5% के आसपास की गिरावट आएगी, 7.5% के आसपास की गिरावट यहां देखने को मिली है। हालांकि जो एबिट मार्जिन है वो हमारे अनुमान के मुताबिक ही 16.98% के आसपास के देखने को मिले हैं। लेकिन जिस तरह से इस बार वेज हाइक का इंपैक्ट देखने को मिला है और साथ ही साथ एचपीएस जिसका इन्होंने इंटीग्रेशन किया अपने नंबर्स में, उस वजह से अगर आप देखिए मुनाफे के ऊपर डेंट आया है और मुनाफा हमारा अनुमान था करीब 4.25% के आसपास की गिरावट दिखाएगा। 8.3% के आसपास की गिरावट इस बार नंबर्स में देखने को मिली है। एट्रिशन में बढ़त आई और सबसे बड़ा जो डिसअपॉइंटमेंट है वो दरअसल गाइडेंस को लेकर है। एनालिस्ट ऐसा अनुमान करके चल रहे थे कि शायद Q2 के लिए जो डॉलर आई ग्रोथ का अनुमान है 1.5 से 3.5% के आसपास का जो गाइडेंस है कंपनी डिलीवर कर सकती है। महज 0.1 से 1% के आसपास की गाइडेंस है इस कंपनी ने डिलीवर करी है। तो एक तो नतीजे खराब रहे हैं, साथ ही साथ Q2 को लेकर जो गाइडेंस आया है वो भी निराशाजनक है, जिसकी वजह से शायद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आज जो नंबर्स आए हैं उसके बाद एक नीजक रिएक्शन स्टॉक में देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल मार्केट पे एडीआर 6.5% से ज्यादा टूटता हुआ नजर आया, तो विप्रो पे हो सकता है कि आज शुरुआती सत्र बेहद कमजोर जाए। और जैसे संदीप बता रहे थे कि बॉटम लाइन 8.4% इरोड हुई है, 2052 करोड़ की बॉटम लाइन कंपनी दर्ज की। लेकिन प्रॉब्लम जो एरिया जो है उसमें है गाइडेंस 1.5 से 3.5% एक्सपेक्टेड थी, लेकिन मात्र 0.01 से 1% की गाइडेंस आईटी सर्विसेज के लिए कंपनी ने बताई है, जो सितंबर क्वार्टर में कंपनी हासिल कर सकती है। और ऊपर से मार्जिन पिक्चर डैमेज हो गई, 92 बिप्स का फॉल है, 17.75%। तो उम्मीद से खराब नतीजे। विप्रो पे आपकी राय राकेश जी? देखिए, टेक्निकल स्ट्रक्चर नेगेटिव है। इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, इन सब में एक नेगेटिव बैच के साथ ट्रेडिंग हो रही है। बट हम ना तो इसको शॉर्ट कर रहे हैं ना लॉन्ग कर रहे हैं। रजत, रीजन ये अगर आपका ट्रेडिंग का नजरिया है तो उस पैसे को कहीं आप अच्छी जगह लगाते हैं जहां पे एक टेक्निकल कंफर्ट है तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो एज ऑफ नाउ आईटी स्पेस को हम बिल्कुल अवॉइड करके चल रहे हैं। जी, देखिए आज की सबसे बड़ी खबर थी विप्रो और उसके बाद है वो एफटीआईएल। दरअसल इकोनॉमिक अफेंस विंग ने, और इसकी बात करेंगे कुछ देर में विस्तार से भी, लेकिन अगर आप देखें मैं इस पर स्टॉक पे आउटलुक लेता हूँ यहाँ पे। दरअसल हुआ क्या कि आप देखिए जो इनकी प्रॉपर्टी अटैच की गई है एमपीआईडी एक्ट के तहत, आई थिंक ये एक मेजर सेटबैक है एफटीआईएल के लिए। हालांकि कुछ देर में हम एक वरिष्ठ जो लॉयर हैं उनसे बात करेंगे एग्जैक्टली कि इन सर्कमस्टेंसेज में ये जो हुआ ये कितना सही था, एमपीआईडी एक्ट के तहत ये कार्रवाई कितनी सही है नहीं है, और इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे। अब देखिए सेबी ने एग्जैक्टली अब तक इस इशू पे बहुत उदासीनता दिखाई है। आखिरकार अब इस पर ट्रेडिंग सस्पेंड होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इससे बात हम करेंगे। लेकिन राकेश, टेक्निकली एट 85-65 क्या लग रहा है आपको इस स्टॉक पे? अब इतने बड़े सेटबैक के बाद कहाँ जा रहा है स्टॉक? देखिए, टेक्निकली आप देखें तो स्टॉक का टेक्निकल स्ट्रक्चर खराब है, उछाल पे बिकवाली करनी चाहिए। और सबसे जो खराब बात होती है, एक रिटेल निवेशक की जो मानसिकता होती है गिरती हुई चीज़ को खरीदने की होती है, तो एटलीस्ट इसको खरीदारी करने की तो सोचें मत, बॉटम फिशिंग से बिल्कुल दूर रहें, उछाल पे निकलने की कोशिश करें। कहीं ना कहीं एनएसए घोटाले में सबसे बड़ी कार्रवाई है, मुंबई पुलिस की ईडब्ल्यू ने एफटीआईएल की संपत्ति अटैच की। पुलिस ने चल और अचल संपत्तियां दोनों कब्जे में ली हैं, तो बड़ी खबर है एफटीआईएल। जी, चलिए इसी इशू पे बात करते हैं। वरिष्ठ अगर आप देखें एडवोकेट मिस्टर माजिद मेनन से। मेनन साहब, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है सर।
एग्जैक्टली सर, ये जो प्रॉपर्टी अटैच हुई है, पहले तो मैं आपका ही मत जानना चाहूँगा इस वक्त। ये जो जांच जिस स्तर पे थी, जहाँ पे पहुँची थी, अभी ये प्रॉपर्टी अटैच करने की, और साथ ही साथ सर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि MPID एक्ट के तहत ये कार्रवाई क्या जरूरी थी सर इस वक्त? मिस्टर मेमन? यस, हेलो। देखिए, ऐसा है कि हमारे कानून के मुताबिक अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को ये अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी सिटीजन की जो एक्यूज हो या एक्यूज से जुड़ा हो, कनेक्टेड हो, उसकी प्रॉपर्टी जब्त करें, मगर वो जब्त करने के इख्तियारात या पावर्स जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को दिए गए हैं वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल स्क्रूटनी है। कोर्ट के सामने इन्वेस्टिगेटिंग अफसर को ये सारी पेपर्स रिकॉर्ड रखना होगा कि उन्होंने किस बेसिस पर इस प्रॉपर्टी को इस गुनाह से जोड़कर इसको अटैच किया है और प्रॉपर्टी की डिटेल्स क्या हैं वगैरह तमाम चीज़ें अदालत को बतानी होती है। अब इसमें जिम्मेदारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की ये होती है कि अदालत को का समाधान करे कि ये प्रॉपर्टी जो हमने जब्त की है वो गुनाह से जुड़ी है, वो स्कैम ही का हिस्सा है। अगर वो इस बात का समाधान नहीं कर सकते तो वो प्रॉपर्टी लौटाई जा सकती है या प्रॉपर्टी का अटैचमेंट जो है वो रद्द किया जा सकता है। और साथ ही साथ जैसे FTIL है या कोई दूसरा व्यक्ति है जिस पर खुद कोई गुनाह दर्ज नहीं किया गया है, वो खुद भी कोर्ट में आकर बता सकता है कि इस प्रॉपर्टी का स्कैम से कुछ लेना देना नहीं है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ स्कैम है प्रॉपर्टी, तो इसे आप रिलीज करें तो अदालत उसको भी सुनकर उसका फैसला कर सकती है। और इस वक्त सिर्फ ये प्रॉपर्टी अटैच की गई है, ये कॉन्फिस्केट नहीं हुई है। एट द एंड ऑफ द ट्रायल जब ये साबित हो जाएगा कि ये प्रॉपर्टी स्कैम का हिस्सा है तो उस सूरत में वो प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट करके और इन्वेस्टर्स को देने की आदेश दिए जा सकते हैं। सर एग्जैक्टली मैं जानना चाहता हूँ, जब मुंबई हाई कोर्ट ने 2015 में कहा था कि इस पूरी प्रक्रिया में NSL की तफ्तीश में ये MPID एक्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ये नहीं लगाया जाएगा, अब इसको पिक्चर में लेके आना और इसी के तहत कार्रवाई करना, सर इस पे मैं आपकी राय चाहूँगा। एग्जैक्टली अदालत में पूछा जाएगा, जो आपने अभी सवाल उठाया है ये सवाल जाहिर है आज या कल में अदालत के सामने बिल्कुल आएगा और ऐसे सूरत में इनको जस्टिफाई करना होगा कि इन्होंने जो अटैचमेंट किया है ये अंडर व्हाट प्रोविजन ऑफ विच लॉ। ये बात इन्वेस्टिगेटिंग अफसर को समाधान पूर्वक तरीके से कोर्ट को समझानी होगी और सामने वाले जो कंसर्न पार्टी हैं वो उसका लाभ उठा सकते हैं। सर एक और चीज़, अब FTIL के पास क्या विकल्प है? और दूसरी बात मैं जानना चाहूँगा सर, देखिए हम इस कार्यक्रम को जब कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, एज ए इन्वेस्टर देख रहे हैं और इंटरेस्टेड पार्टी देख रहे हैं। सर एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, सेबी की उदासीनता पर, सेबी को क्या करना चाहिए था? एक रेगुलेटर के तौर पे आपको क्या इसकी ट्रेडिंग सस्पेंड करनी चाहिए थी? क्या आपने इस पे उदासीनता दिखाई है? इस पर आपका मैंडेट जानना चाहूँगा सर। नहीं, देखिए क्या होता है हमारे देश में इस किस्म के गुनाह जब रजिस्टर होते हैं, अब जैसे लेकिन सुब्रतो रॉय का एक मामला था, मलैया का एक मामला है, यहाँ हजारों करोड़ रुपए की अफरा तफरी हुई है और वो पैसा, जैसे मलैया के केस में बताया जा रहा है कि वो सारा पैसा जो यहाँ से गायब कर दिया गया है वो पैसा किंगफिशर के एम्प्लॉइज को देना चाहिए था, उनकी तनख्वाहें रुकी पड़ी है। इसी तरह से इस मामले में इन्वेस्टर, छोटे छोटे इन्वेस्टर जिन्होंने पूंजी अपनी जिंदगी की बचाई हुई पूंजी या तो दागी में बेचकर या फिर जमीन बेचकर एक लालच में कि भाई ये पैसा, इस उम्मीद से कि ये पैसा हम अभी इसमें निवेश करेंगे तो पैसा बढ़ जाएगा तो हम अपनी बेटी की शादी करा देंगे या अपने बच्चे को फॉरेन भेज देंगे या जो भी उनके ख्याल होगा, और वो सारे के सारे घरे के घरे रह गए सपने उनके और सारे सपने नष्ट हो गए। तो अब उन लोगों को वो पैसा बिल्कुल मिल जाना चाहिए और ये पैसा रिकवर करना क्रिमिनल कोर्ट का काम 100% नहीं होता, मगर फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने अब सुब्रतो रॉय के केस में जो एक प्रेसिडेंट बनाया है कि आप जब तक पैसा नहीं देंगे तब तक आप कैद रहेंगे। सहारा श्री किसी भी गुनाह में दोषी अभी तक ठहरा नहीं गए, इसके बावजूद भी उन्होंने इतना लंबा अर्सा जेल में काटा। इस तरह का एक दबाव और प्रेशर कोर्ट के जरिए बनता है तो उस सूरत में पैसा निवेशकों को मिलने की आशाएं बढ़ जाती हैं। राइट, हेमंत साहब बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम खबर पे अपनी राय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट ये बड़ी खबर है और ये ग्लोबल जो है इन्वेस्टर्स पे एक मैसेज जाता है कि अगर आपने कोई भी
सेबी के नियमों के तहत या फिर किसी भी जुडिशियल नियमों के तहत अगर आपने कुछ गलत काम किया तो उसके तहत कड़ी कार्रवाई जो है वो बड़े कॉर्पोरेट्स पे भी हो सकती है, जो FTIL स्कैम या फिर अब सहारा का देखिए, इस स्कैम मामले में था। सबसे बड़ी बात यही है कि अब MPID एक्ट आपने क्यों लगाया, उसके आधार पर अगर आप देखें तो आपने ये कार्रवाई क्यों की, प्रॉपर्टी अटैच की, आई मीन यही सिद्ध करना पड़ेगा। खैर इस केस में तो आज एग्जैक्टली अगर आप देखें यही बड़ा चीज़ होगा जो प्रूव करना पड़ेगा अब यहाँ पे अथॉरिटीज़ को। खैर मैं लौटता हूँ एक बार फिर से खबर पे, और आई मीन एक टेक्निकल कमेंट FTIL पे और ले लेता हूँ। राकेश बताएंगे, सजेस्ट करेंगे एग्जैक्टली, आई मीन सडनली इस केस में ऐसे ही हुआ है, आप सुबह उठते हैं सडनली एक दिन बहुत अच्छी खबर होती है, एक दिन एक मेजर सेटबैक होता है, कैसे अप्रोच करेंगे आप इसको जब अगर ये काफ़ी नीचे खुलता है तो? देखिए वीरेंद्र, किसी भी तरह की शॉपिंग करने का तो कोई प्रश्न नहीं उठता, बट आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ हाईलाइट करी कि ऐसी टेंटेड कंपनी में तो ट्रेडिंग कब की सस्पेंड हो जानी चाहिए थी, जिसमें एक रिटेल निवेशक की भी मानसिकता होती है गिरते हुए में चीज़ खरीदने की। मेरे को आप समझ नहीं आता कि इसमें ट्रेडिंग क्यों हो रही है। किसी तरह की बॉटम फिशिंग से दूर रहना चाहिए, और किसी ने अगर इस ऐसी कंपनी में निवेश करा है तो वो अपने हालात के लिए खुद जिम्मेवार है। इसमें तो नोबडी कैन हेल्प हिम। चलिए अब स्टॉक्स टू वॉच की अगर आप देखें एक दो स्टॉक्स को देख लेते हैं। JBM ऑटो पे आप देखें बहुत बड़ी खबर है, आज सोलारिस बस के साथ इन्होंने करार किया है और इलेक्ट्रिक बसेस बनाने के लिए उन्होंने इनफैक्ट JV किया है। 131 पे कल करीब 2.25%, ये 1.25% गिर के, माफ कीजिएगा, 2.25 रुपये गिर के बंद हुआ था। लेकिन ये इस दौर का अगर आप देखें बहुत चर्चित स्टॉक है, बहुत सुर्खियों में रहता है। टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बात करूंगा इसमें, लेकिन उसके बाद हिंडाल्को पे बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन निकाय में हिस्सा बिक्री को लेकर RBI की मंजूरी इनको मिल गई है। मेटल एक्स को बेचना चाहती है, अगर आप देखें हिस्सेदारी हिंडाल्को, तो हिंडाल्को पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और क्रिसेल के कल नतीजा है, Q1 ने मुनाफा करीब 7.5% बढ़कर लगभग 70 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया, और कुल अगर आप देखें 74.7 करोड़ रुपए का अनुमान था, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली एक्सपेक्टेशन से लगभग जो फिगर है वो करीब 5.25 करोड़ रुपए कम है। आय करीब 13.5% बढ़कर लगभग 380 करोड़ रुपए रही। रजत, फ्यूचर कंज्यूमर एक खबर यहाँ पर यह है कि केयर ने कंपनी की NCDs की रेटिंग जो है उसको बढ़ाया है, रेटिंग A- से बढ़ाकर A की है, तो पॉजिटिव खबर। और अशोका बिल्डकॉन कल से ही देख रहे हैं कि इस स्टॉक पे निचले स्टोर से काफ़ी एक्यूमुलेशन है, और अब दो बड़े प्रोजेक्ट मिले, एक तो झारखंड से, दूसरा पंजाब से हाईवे के लिए प्रोजेक्ट मिले, वो एक बूस्टर डोज कंपनी के लिए आने वाले समय के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी बढ़ाता है। राकेश, आपका एक कमेंट अशोका बिल्डकॉन? देखिए, अशोका बिल्डकॉन को देखें तो स्टॉक ने नीचे में एक अच्छा बॉटम बनाया, उसके बाद एक अच्छी रैली नीचे से इसमें स्टॉक में बनी है, और टेक्निकली स्टॉक का जो रुझान है, हायर टॉप्स हायर बॉटम का रुझान है। 160 रुपये स्टॉक का एक अच्छा सपोर्ट है। कोई बाय करना चाहता है तो 160 के नीचे के स्टॉप लॉस लगाने चाहिए, और स्टॉक में दमखम है, ऊपर में 177 180 के लेवल्स दिखा सकता है। हिंडाल्को पे जो भी वीरेंद्र बात कर रहे थे, अब खबर यही है कि ऑस्ट्रेलियन इकाई में हिस्सा बिक्री के RBI ने मंजूरी दी। मेटल एक्स में हिस्सा, ये मेटल एक्स को हिस्सा बेचना चाहते हैं। हिंडाल्को अभी जो ये रीसेंट मूव आया, कि अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए या फिर यहाँ से और एक्टिव होगा सर? देखिए, टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है, रुझान हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का है, और निफ्टी की किसी भी करेक्शन में स्टॉक पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ट्रेंड बेसिकली स्ट्रांग है। अगर किसी का इमीडिएट शॉर्ट टर्म नजरिया तो बात अलग है, अदरवाइज स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। एक खबर और है, और वो है PNB के संदर्भ में कि केयर ने Tier 2 बॉन्ड्स की रेटिंग घटाई है, रेटिंग घटाकर AA+ की है। लेकिन कल PSU बास्केट में अच्छी खरीदारी हुई थी। PNB स्पेसिफिकली कैसा लगता है चार्ट्स पे आपको? देखिए रजत, PNB का टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है, और नीचे से आप देखें इतनी बड़ी रैली में स्टॉक में कोई बहुत बड़ी करेक्शन देखने को नहीं मिली है। ट्रेंड क्लियरली ऊपर की तरफ है।